तो देखो मैंने यहाँ पे डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल का सेटअप लिया है। जो सेल हमने लास्ट दिन किया था। नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड से कैथोड तक। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एनोड से कैथोड तक और करंट फ्लो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। जनरली हम रिप्रेजेंटेशन में एनोड को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड को लेते हैं हम राइट हैंड साइड में। अब देखो ये जो सेटअप है, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ। एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसका सेटअप मैंने यहाँ नहीं बनाया है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पेज है, ये तो तुम लोग लिखोगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है तुम लोग लिखोगे और एनसीईआरटी से पहला पेज पढ़ लोगे। एनसीईआरटी में एकदम पहले पेज में दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो जब ये जिंक एंड कॉपर वाला इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड लेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, उसका वैल्यू है 1.10 वोल्ट। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Cu2+ इज 1 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन ये 1.10 वोल्ट कैसे हुआ है थोड़ी देर बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है। अभी के लिए देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है 1.10। देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा दो कंपार्टमेंट के बीच में, इसलिए तो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसीलिए तो करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो ये पोटेंशियल मान लो यहाँ पे है 1.10 वोल्ट। अब देखो अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम देते हैं तो जो शेल हमने बनाया वो तो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, मतलब जिंक से कॉपर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल जब ये हो जाएगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर से जिंक तक होगा। तब इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर से जिंक तक होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है, द सेल विल स्टार्ट टू बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और क्या होगा देखो, जहां पे जिंक इलेक्ट्रोड है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब Zn2+ इलेक्ट्रॉन लेके जिंक डिपॉजिट कर देगा, मतलब जिंक डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल केस में कैथोड का कैटायन डिपॉजिट होता है। इस केस में क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट होता है। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन फ्लो रिवर्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, Zn2+ जिंक के फॉर्म में कन्वर्ट होके डिपॉजिट हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। ये एनसीईआरटी में पहला पेज में दिया हुआ है, उसको एक बार वहां से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन आईयूपीएसी कन्वेंशन। ये जिंक वाला हम लोग कर रहे थे, जिंक से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा एनोड में ऐसा रिएक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन, कैथोड में हो रहा है रिडक्शन Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन, Cu होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जिंक Cu2+ से Zn2+ Cu, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। और ये क्या है, ये हाफ शेल रिएक्शन, हाफ शेल रिएक्शन, हाफ शेल रिएक्शन। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है सेल को। इस डबल डंडे का मीनिंग है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेना पड़ेगा एनोड, राइट हैंड साइड में हमें लेना पड़ेगा कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेना पड़ेगा एनोड, राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा कैथोड। अब देखो
एनोड में रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, जिंक लिखेंगे, जिंक का क्या है यहाँ पे फेज, यहाँ पे जिंक का फेज है सॉलिड, सॉलिड हमने लिख दिया है। उसके बाद देखो जिंक 2 प्लस है, इसका फेज क्या है, एक्वा, एक्वास फेज, इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, मान लो C1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करना होता है कभी कभी, अगर नहीं भी मेंशन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, एक सॉलिड है और एक एक्वा है, तो फेज डिफरेंस को दिखाने के लिए एक सिंगल डंडे का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन, तो दिस इज एनोड। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, Cu2 प्लस एक्वा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है, कॉपर सॉलिड है, ये एक स्लैश यहाँ पे यूज कर लेंगे एज फेज सेपरेशन। डबल डंडे का मीनिंग है सॉल्ट ब्रिज, एक डंडे का मीनिंग है फेज बाउंड्री, ठीक है। डबल डंडे का मीनिंग है सॉल्ट ब्रिज, एक डंडे का मीनिंग है फेज बाउंड्री। तो दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, दे भी सकते हैं। कैथोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पे तुम एक बात समझ सकते हो, एनोड में हम उसी मेटल को लेंगे या उसी कंपोनेंट को लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। एनोड में हम उसी एलिमेंट या सब्सटेंस को लेंगे या मेटल को लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, ज्यादा रिएक्टिविटी। मैंने तुम लोगों को बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, उसी के अकॉर्डिंग हम एनोड कैथोड लेंगे, ठीक है। कैसे एनोड कैथोड सिलेक्ट करना है थोड़ी देर बाद और अच्छे से लिखा देंगे। अभी के लिए याद रखो, जिसका ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी उसको हम लेंगे एनोड में। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोड देखो, the copper and silver में which is more reactive, कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा एनोड। जब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये Cu 2Ag प्लस से Cu2 प्लस Ag, ठीक है। पहले ऐसा बना दो, सॉलिड ब्रिज हो गया। कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे सामने 2 है, ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है, हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है, तो नॉर्मल हम लिखेंगे Ag प्लस Ag, ठीक है। यहाँ पे तुम फेज को मेंशन कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन कर सकते हो। इसमें किसी को दिक्कत जल्दी बताओ।
जिंक HCl रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक गैल्वेनिक सेल हमें बनाना पड़ेगा, एनोड लेना पड़ेगा, कैथोड लेना पड़ेगा। जल्दी से अरुजा तुम बोर्ड पे लिखो, सारे रिएक्शन लिखो और सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। लिख पाओगे अरुजा? सर देख रहे, एक मिनट। रुको, रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूं, बताना। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। प्रिया बताओ, एनोड हाफ सेल में क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे? सर Zn gives Zn2 plus. कैथोड में HCl gives H plus Cl minus. धर, मैं तुमको HCl को तोड़ने के लिए बोला है क्या? रिएक्शन हो रहा है ना यहाँ पे। आदिति बता, आदिति। Cl minus से Cl। अरे एनोड में, कैथोड में रिडक्शन होगा, Cl माइनस से Cl तो ऑक्सीडेशन होता है। हाँ हाँ। अरुजा बताओ। सर Cl से Cl माइनस। अरे Cl से Cl माइनस कैसे? यहाँ पे तो लिया हमने HCl, तो Cl कहाँ से, पहले Cl कहाँ से आ जाएगा? Cl थोड़ी होता है। Sir H plus से H2. जिंक प्लस HCl क्या रिएक्शन होता है? बताओ। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये एक रिडक्स रिएक्शन है, हाँ या ना? हाँ। तो यही तो होगा गैल्वेनिक सेल में। यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? हाइड्रोजन। H प्लस का रिडक्शन हुआ है, H प्लस। H प्लस से बना है H2, यहाँ लिखना पड़ेगा 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन। Cl का यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? ऑक्सीजन नंबर देखो, यहाँ पे Cl का -1 है, यहाँ पर भी Cl का -1 है, तो Cl का कुछ नहीं हुआ है। तो Cl का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये होगा ओवरऑल रिएक्शन। अब बताओ, संस्कृति बताओ, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है? सर वो नहीं है। और नहीं हो? अमृत तुम बोलो। अमृत बेचारा सोच रही होगी, एक महीने बाद आया हूँ, उसके बाद भी सर मुझसे आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
नीरज तुम बताओ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे जेड लिखेंगे? एन सर, हाँ लेफ्ट साइड पे जेड एन सर, सवाल। फिर उसके बाद वो सिंगल डंडा हम्म ऑक्सीडेशन के लिए हम्म सर, उसके बाद सर डबल डंडा। जेड एन 2+, हम्म फिर सर H+, हम्म फिर सर H2। H2। देखो जिंक तो सॉलिड है, तुम लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक रॉड होता है, रॉड। जिंक तो सॉलिड है तो रॉड बनाना आसान है, लेकिन जब हम कैथोड बनाएंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में HCl होगा, मतलब सॉल्यूशन में आयन होगा, आयन। तुम लोगों ने लिखा तो होगा ना हाफ सेल कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन में होता है आयन, होता है नहीं होता है? अरे जैसे कॉपर का था, कॉपर का आयन था ना Cu2+ सॉल्यूशन में, यस सर। तो H+ रहेगा सॉल्यूशन में मतलब HCl रहेगा सॉल्यूशन में। और ये डंडा क्या होगा, ये डंडा होना चाहिए हाइड्रोजन, है या ना? ये डंडा होना चाहिए हाइड्रोजन, मतलब ये रॉड होना चाहिए हाइड्रोजन का, होना चाहिए, है ना? बताओ। यस सर। लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को किसी इनर्ट मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब कराना पड़ता है, हाइड्रोजन को किसी इनर्ट मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है, सारे रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोड सरफेस पे होता है, ठीक है? तो सर एक मेटल के सरफेस के ऊपर हम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा लेंगे तो ऐसा इलेक्ट्रोड हमें मिल जाएगा। इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर बाद डिटेल में बता रहा हूं। तो यहाँ पे प्लेटिनम यूज करते हैं, तो लास्ट में ऐसा कॉमा देके लिख देंगे प्लेटिनम। थोड़ी देर बाद हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे कैसे सेटअप होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ये हो गया सेल कॉन्वेंस ऑफ फॉर दिस केस। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब मान लो सिल्वर एंड निकल, किसको लेंगे एनोड, किसको लेंगे कैथोड? सर निकिल को एनोड। अगर निकल को लेंगे एनोड तो ये हो जाएगा Na2+, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होगा बताओ अदिति? कैथोड में H से Ag+ से इलेक्ट्रॉन जाए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag+ से इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करना है। सेटअप में ऑलवेज ध्यान रखना, एक हम लेते हैं रॉड और सॉल्यूशन के अंदर होता है उस मेटल का या उस स्पीशीज का आयन। रॉड लेंगे, रॉड को डिप करेंगे इन इट सॉल्यूशन। जो तुम लोगों ने लिखा था ना, मैंने जो भेजा था उसके अंदर सारे सब चीज लिखा तो था, जो मैंने तुम लोगों को भेजा था PDF, उसके अंदर सब कुछ लिखा था। अमृत बताओ अब कैसे रिप्रेजेंट करना है सेल को?
Na से Na2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस से Ag। 2 स्टोइकोमेट्रिक नंबर कभी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। जितना चैप्टर आगे जाएगा और भी बहुत एग्जांपल आएगा, उसमें हम सेल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। इसके लिए ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब बाद में लगाना हेडिंग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो मैं लाइन लिख देता हूं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in an electrochemical cell indicates that a potential difference exists between two electrodes. Potential difference exists between two electrodes. देखो इस चीज को कैसे समझना है। मान लो ये मेटल एम है, इसको हमें इसके सॉल्यूशन में डीप करके रखना है, तो आयन क्या लेना पड़ेगा? एम प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ सेल, इसको हम बोलेंगे हाफ सेल। अब मैंने यहाँ पे बताया नहीं ये कैथोड है एनोड है, कुछ नहीं बताया, ये मैंने एक हाफ सेल लिया है। अब देखो जब सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोड को डीप करेंगे तब 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। जब सॉल्यूशन के अंदर हम मेटल को डीप करेंगे तब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। When you dip the electrode in the solution of its ion, ठीक है। ऐसा 3 केस हो सकता है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा देखो ये 3 केस है। पहले केस में क्या है? मेटल आयन विल कोलाइड विद द मेटल रॉड, तो इस कोलिजन में कुछ चेंज वेंज नहीं होगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। केस 2 एंड केस 3, मतलब पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने क्या लिया है? मेटल को ऐसा लिया है इसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है तो मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे रहेगा या इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर रहेगा। लेकिन सॉल्यूशन में M प्लस भी है, सॉल्यूशन में M प्लस भी है, मतलब ये रिएक्शन भी हो सकता है। एक तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है इसलिए ये रिएक्शन हुआ,
अब सॉल्यूशन में M प्लस है तो M प्लस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके ये भी हो सकता है, मतलब इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, लेकिन ऑलवेज फॉरवर्ड का टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा लिया है, ठीक है। फॉरवर्ड का टेंडेंसी यहाँ पे ऑलवेज ज्यादा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद, इलेक्ट्रोड सरफेस पे आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा कंपेयर टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो चार्ज सेपरेशन हो रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रोड सरफेस एंड द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोड सरफेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच इट रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस नेगेटिव ऑन द इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होगा उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे से होगा, उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड सरफेस के बीच में एक चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जब चार्ज सेपरेशन होता है तो आपका पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है। जब चार्ज सेपरेशन होता है तब एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, और यहाँ पे सेकेंड केस के लिए जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। सेकेंड केस के लिए जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोड सरफेस पे नेगेटिव ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द सॉल्यूशन। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में मैंने रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा लिया है, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ऐसा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन वाला प्रोसेस ज्यादा अच्छे से होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है बताओ। यहाँ पे देखो ये M प्लस ने अपना M प्लस इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, M प्लस इलेक्ट्रॉन लेके डिपोजिट हो रहा है, तो इससे क्या होगा बताओ। यहाँ पर भी हम ऐसे सोच सकते हैं मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद M प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल है, रिडक्शन वाला प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल है। तो इससे क्या होगा बताओ। पहले केस में, सेकंड केस में तो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया था मेटल सरफेस पे, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वाला एक्सेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेटल प्लस बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस जगह पे आपका इलेक्ट्रोड सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मेटल का टेंडेंसी ज्यादा है टुवर्ड्स रिडक्शन, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, एज a result net positive charge will be developed on the electrode with respect to the solution। मैं लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड सरफेस पे एक्सेस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसको यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन या पॉजिटिव पोटेंशियल। जल्दी से इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तुम लोग यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के रखना अपने मन से कुछ लाइंस लिखने के लिए, ठीक है? सर बताओ। सर एक बार वो ऑक्सीडेशन में वो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ पे टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडेशन का, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, M प्लस इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में चला गया है, सॉल्यूशन में तो M प्लस है ऑलरेडी, है या नहीं? यस सर। तो M प्लस इलेक्ट्रॉन लेके वापस M में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना यहाँ पे, फॉरवर्ड का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दोनों का रेट सेम होता, सॉरी अगर दोनों सेम तरीके से होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, मतलब M ने M प्लस बनाया, उसके बाद M प्लस फिर से M में कन्वर्ट हो गया, देन कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोसेस, मतलब यहाँ इस केस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस बहुत ज्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, लेकिन सेकंड केस में M प्लस से M बनने वाला प्रोसेस, रिडक्शन बनने वाला प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल है। अगर रिडक्शन बनने वाला प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंज्यूम होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। अब सेकंड केस में जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन टेंडेंसी उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, और थर्ड केस में जितना ज्यादा होगा रिडक्शन टेंडेंसी उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, ठीक है? सेकंड केस के लिए देखो, देखो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रोड सरफेस एंड द सॉल्यूशन। अगर चार्ज सेपरेशन होता है तो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। थर्ड वाले के लिए हम बोलेंगे इसको रिडक्शन पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। सर अगर थर्ड वाले केस में मेटल का रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है तो वो ब्रेक ही क्यों होगा, मतलब आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज में क्यों ब्रेक होगा वो? अरे पॉजिटिव तो हमने, अरे इलेक्ट्रोड का सेटअप क्या है, इलेक्ट्रोड का सेटअप में हमें लेना पड़ता है M और M प्लस, यही तो है ना सेटअप। सर तो पहले जो M है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, फिर वो M हाँ, प्लस। पहले M इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके बाद M प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऐसे प्रोसेस होके, और यहाँ पे M प्लस से इलेक्ट्रॉन वाला प्रोसेस ज्यादा वो मतलब हो जाएगा, मतलब रिडक्शन वाला प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल होगा। ये वाला प्रोसेस कहाँ गया, M प्लस से M वाला प्रोसेस ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे, इलेक्ट्रोड से, रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है। देखो यहाँ पे प्रोसेस तो दोनों हो रहा है, M इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, बहुत कुछ दोनों प्रोसेस हो रहा है। अगर रिडक्शन वाला प्रोसेस ज्यादा हो रहा है मतलब ये अच्छे से होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंज्यूम होगा ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। अगर ऐसा होता जितना जितना M से M प्लस बना उतना ही M प्लस इलेक्ट्रॉन लेके फिर से M बन गया, M से M प्लस बना वापस से M प्लस M में कन्वर्ट हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 होता तो कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ?
पर एक बार हमने आपसे पूछा था कि जैसे जिंक में अगर वो जिंक प्लस और जिंक 2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तब तो होगा नहीं उसके ना, इसके बाद तुम डाल दो उसको, इसके साथ तुम ऑयल लगा के जिंक वाला कुछ लगा दो, तब वही वाला रिएक्शन होगा, तब वो वाला रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो उसी साइड होगा। अच्छा यहाँ पे तो ये वाला प्रोसेस, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस तो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे देखो लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यू टू, यार separation of charges between the electrode and the solution and electrical potential is set up between metal electrode and its solution। ठीक है। and this potential is known as electrode potential। Yeah, the potential difference set up between the metal and its ion in the solution is known as electrode potential। The electrical potential difference set up between the metal and its ions in the solution is known as electrode potential। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। सब लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं अभी कुछ स्लाइड डिलीट करने वाला हूं। तो दो टाइप का पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तुम वही लिखोगे अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है एट इलेक्ट्रोड सरफेस, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं और एक तरीके से लिखता हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज electrons or get oxidized is called oxidation potential. जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमें ऐसे दिखाना होता है, जैसे M से M2 प्लस हो रहा है, M प्लस हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, E लिखेंगे, उसके बाद नीचे ऐसे हाफ शेल को रिप्रेजेंट कर देंगे, M से M प्लस, ठीक है। तो जिंक के लिए ये हो जाएगा जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, E M प्लस से M। तो कॉपर वाले केस के लिए E Cu2 प्लस से Cu। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं OP, और रिडक्शन पोटेंशियल को हम लिखते हैं RP। देखो, अगर EZN से ZN2 प्लस है और एक है EZN2 प्लस से ZN, ये वाला आपका बता रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वाला बता रहा है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये इनका वैल्यू इक्वल होगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है मतलब खुद अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर खुद अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरे को अच्छे से रिड्यूस करेगा, हाँ या ना। अगर खुद अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरे को अच्छे से रिड्यूस करेगा, Yes, sir. तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस।
इसमें किसी को दिक्कत है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा हो रहा है मतलब खुद अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर खुद अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडेशन। ये हो गया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं? मेजर तो हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। एक्चुअली एब्सोल्यूट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, रिलेटिव मेजरमेंट हम करते हैं, वो नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंगे, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जाता है, उसका पोटेंशियल को हम 0 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईपीसी कन्वेंशन एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जाएगा, उसका पोटेंशियल हम 0 मेजर कर लेंगे। ये तो नेक्स्ट दिन का टॉपिक है, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन एनोड का एंड कैथोड का सबका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लेंगे। देखो एनोड के लिए क्या, एनोड के लिए हो क्या रहा है, एनोड के लिए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है एंड कैथोड के लिए आपका हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दो अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, दोनों का स्केल अलग अलग होगा। मान लो ये आपका पोटेंशियल है, ये 0 है। रिडक्शन पोटेंशियल है मान लो ये +5, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब मैंने यहाँ पे जो प्लॉट लिया है दिस इज फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और एक केस है जिसमें मैं ले रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है +6। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है +6। तो देखो इसका स्केल तो अलग अलग है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल के स्केल में लाएंगे, ये +6 को अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है +5। अगर रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला स्केल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला स्केल है। रिडक्शन पोटेंशियल वाले स्केल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखो +5 है, तो यहां से यहां तक हो गया है। अब इसके लिए देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्केल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +6। तो अगर इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो -6 हो जाएगा। -6 तो यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग स्केल हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो इसलिए सारे पोटेंशियल को अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये दोनों स्केल सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन दोनों स्केल अलग अलग हैं, इसीलिए सारे पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑल द पोटेंशियल are converted into reduction potential according to the
convention. Very very important point. All the potentials are converted into reduction potential according to the convention. इसमें किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ. Next. Standard electrode potential. स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग क्या होता है बताओ जल्दी से. प्रिया बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग क्या होता है. बोलो. सर मतलब किसी पर्टिकुलर मतलब सर अपने मन से बनाओगे डेफिनेशन. ये लास्ट ईयर तो पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम में. ये अरुजा बताओ. सर 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा और 1 एटीएम पे एटीएम 1 बार 1 बार. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या क्या होता है. स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब होता है एक तो होता है प्योर होना चाहिए, दूसरा होता है अगर आयन है अगर मतलब कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए. अगर गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए. ठीक है. और हाँ और एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर. एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर. तो इन सारे कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. उसको हम इनॉट से डिनोट करते हैं. तो इसके लिए भी इनॉट m plus m will be equals to minus इनॉट m से m प्लस. ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है. इसके लिए भी जो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सब एप्लीकेबल होगा. इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट. इसके बाद ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल. देखो इलेक्ट्रोड के दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर पोटेंशियल है. अब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अच्छा ये जो जिंक से ये इनॉट जिंक से जिंक टू पॉजिटिव इसका वैल्यू होता है प्लस 0.76 वोल्ट. ठीक है. जनरली ऑक्सीडेशन टेंडेंसी का ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में होगा. अगर रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी पॉजिटिव में होगा. ठीक है. अब देखो ये तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है. तो मैंने अभी क्या बोला था, पूरे पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो. तो यहां से ये हो जाएगा आपका 0.34. दिस इज फॉर कॉपर. और इसको अगर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.76. ठीक है. तो यहां से यहां तक हो गया SRP
SRP ऑफ एनोड और ये आपका हो गया SRP ऑफ कैथोड। तो देखो कैथोड का ये है पोटेंशियल और एनोड का ये है पोटेंशियल, ठीक है। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है? 1.10 volt. This is the potential difference between the two electrode. Potential difference between cathode and anode, and this is called, and this is your cell potential. और मैंने यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में सब कुछ किया है, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी होता है और सेल पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं ई सेल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो 1.10 हुआ है कैसे होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? 1.10 कैसे होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, किसी को दिक्कत है हाँ या ना? नो सर। ए बाकी लोग क्या मतलब घास खा रहे हो क्या? अभी जवाब नहीं दे पा रहे हो हाँ या ना में? नो सर। No, sir. तो ई सेल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम ऐसा लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब हम ऐसा लिखेंगे इसका मीनिंग क्या है? दोनों पोटेंशियल हमने रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं ई आर एच एस कैथोड रहेगा राइट हैंड साइड में माइनस ई एल एच एस, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब क्या होगा कि माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वाला क्या किया मैंने? रिडक्शन पोटेंशियल भी लिया है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिया है। कैथोड के लिए लिया है रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड के लिए लिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसमें मैंने कन्वेंशन यूज किया है। सबको मैंने ले लिया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
तो डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं द, अच्छा यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है तो हम लिखेंगे ई सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को, ठीक है। तो उस टाइम हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लेना पड़ेगा एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना पड़ेगा। The difference between the electrode potentials of the two electrodes of an electrochemical cell is known as cell potential. Is known as cell potential. देखो यहाँ तक क्लास खत्म हो गया है। मैंने तुम लोग एक आधा पेज भेजा है ग्रुप में, उसको लिख लेना, ठीक है। डिफरेंशियल लिख लेना ईएमएफ का और एक बार, और एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद उसको लिख लेना, तो क्लास खत्म, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है जल्दी बताओ। एक्सटर्नल पोटेंशियल वाला फंडा दिया है। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, बाय, गुड नाइट।